तो अब इस पार्ट 2 में जो शेष इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए हैं उनको देखेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है, उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में एक लंबवर्ती बेलन की बात की गई है। तो मान लेते हैं कि यह एक लंबवर्ती बेलन है। तो इस लंबवर्ती बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, तो चूंकि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2πr/h। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वह सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है। तो इस बेलन के दो सिरे हैं, एक सिरा यह है, एक सिरा यह है, और जो सिरों का क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। तो यह है वक्र पृष्ठ और यह है सिरों का क्षेत्रफल। तो चूंकि यह एक सिरे का क्षेत्रफल है तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। और जो इस बेलन का वक्र पृष्ठ है वह दोनों सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है, तो इसका हमें दुगना करना होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें ज्ञात करना है ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात। तो ऊंचाई यहाँ पर h है और जो व्यास होता है वह होता है d, और जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमें h अनुपात d ज्ञात करना है, या हम कह सकते हैं कि h अनुपात 2r ज्ञात करना है, क्योंकि इस d की जगह पर हम 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार यही हो जाएगा, 2πr/h बराबर 2 × 2πr²। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो अब इसे हल कर लें। तो चूंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और इधर 1 r है, इधर 2 r है, तो इस 1 r से इधर का 1 r कट जाएगा, तो सिर्फ इधर 1 ही r बचेगा। ठीक है, तो इधर रह जाएगा h और बराबर इधर बचेगा 2r, और इस 2r की जगह पर हम d भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह त्रिज्या का दुगना है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h बराबर d। तो d यह कहाँ से आया है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं चूंकि d बराबर 2r। ठीक है, तो चूंकि हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, मतलब h अनुपात d प्राप्त हमें करना है, तो इस d को उठाकर इधर ले आएं तो यह हो जाएगा h/d। और देखिए चूंकि हर संख्या में जो गुणांक होता है वह 1 होता है सभी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में 1 रहा होगा। तो जब हम इस d को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 1, और 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो h अनुपात d होगा, मतलब जब इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी अनुपात हो जाएगा 1:1, और यही चीज हमें पता करना था। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है, यदि 2 की घात x + 6 बराबर 8 की घात x + 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसे हमें हल करना है पहले उसे नोट कर लें। 2 की घात x + 6 बराबर 8 की घात x + 1। तो लगभग इसी टाइप का प्रश्न पार्ट 1 में भी सीख चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात x + 6। तो चूंकि यहाँ पर आधार में 2 है, ठीक है, तो इस 8 को भी हम आधार 2 बना सकते हैं, क्योंकि इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात 3 यह तो लिख दिया गया 8 की जगह पर, और बाहर घात है x + 1। तो जब अंदर भी घात हो और बाहर भी घात हो तो उन घातों की गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात x + 6 बराबर 2 की घात इस 3 की गुणा x में भी होगी 1 में भी होगी, तो यह हो जाएगा 3x + 3 = 3। तो चूंकि अब आधार बराबर हो गया, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा जब घातों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं x + 6 बराबर 3x + 3। अब x एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3x से इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 3, और प्लस का 6 से इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो x में से 3x घटाएंगे, मतलब 3 में से x घटा देंगे तो माइनस का 2x बचेगा, तो -2x बराबर 3 में से 6 घटाएंगे, मतलब 6 में से 3 घटा लें और माइनस का चिन्ह रख दें तो बचेगा -3। तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 है और गुणे में 2 है, यह बटे में आ जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √1 + cos θ अपान 1 - cos θ बराबर cosec θ + cot θ। तो चूंकि यह प्रश्न त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से लिया गया है, तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं तो उनको 3 नियमों से सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम और दूसरा नियम तो यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर cos ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए इसमें नियम 3 फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चूंकि दोनों पक्ष लगभग बड़े ही हैं, ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है √1 + cos θ
अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। तो जो यहाँ पर यह हर में 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए हमें अंश और हर दोनों में हमें 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करानी होगी। जब यहाँ पर माइनस होगा तब यहाँ प्लस लेंगे, जब यहाँ प्लस होगा तब यहाँ पर माइनस लेंगे। यह तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में सीख ही चुके हैं। अब यदि हम इनको ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर लें तो देखिए जैसा यह है वैसा यह है, इसलिए इसको हम 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अपान में देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा है, जो कि यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस फिर कोस का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपान यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 पहले से है, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उठकर उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए चूंकि इस पर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा और अपान, और जो यहाँ पर यह बटे में स्क्वायर है साइन पर तो इस स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो यह बटे में साइन थीटा है तो यह 1 पर भी है और कोस थीटा पर भी है, तो यह हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा और प्लस कोस थीटा के बटे में कर देंगे साइन थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है और साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है। तो इसकी जगह पर कोसेक थीटा हो गया और प्लस कोस बटा जब साइन होता है तो उसको हम कोट थीटा लिखते हैं। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, तो यह हो गया प्रूव्ड। फिर अगला प्रश्न है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक कोर 18 सेंटीमीटर लंबी है। तो प्रश्न के अनुसार यह कहा गया है कि एक कोई घन है जिसकी प्रत्येक कोर 18 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें 18 सेंटीमीटर की हैं। तो इस घन से हमें बड़े से बड़ा एक शंकु काटना है। तो बड़े से बड़ा शंकु जो होगा वह कुछ इस प्रकार से काटा जा सकता है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई होगी वह 18 सेंटीमीटर ही होगी और जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वह यहाँ से यहाँ तक होगी। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 18 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या रह जाएगी आधी, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि 18 सेंटीमीटर कोर वाले घन से बड़ा शंकु काटा गया है, इसलिए शंकु की जो ऊंचाई होगी जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और चूंकि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की भी जरूरत होगी, तो लिखेंगे तथा शंकु की त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित करते हैं तो r हो जाएगा 18 का आधा, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब इसमें सबके मान रख दें, तो 1/3 पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान है 9, तो 9 गुणे 9 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और गुणे में h का मान है 18। तो 3 अक्कम 3, 3 छाक हो जाएगा 18। तो जब 22, 9, 9 और 6 की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,692 और बटे में रखना है हमें 7। अब 7 से हमें 10,692 में भाग कराना होगा तो हमें प्राप्त होगा 1527.428। तो चूंकि यह तीसरा अंक 5 से बड़ा है इसलिए जब हम इस 8 को हटाएंगे तो दूसरा अंक 1 बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1527.43। और चूंकि यह आयतन है इसलिए इसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।